हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब बढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने ट्यूटोरिया के करंट अफेयर के बुक से जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24। देखिए, बजट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो बजट को आप अच्छे से पढ़िए। तो इस वीडियो में हम लोग बजट के जितने भी तथ्यों हैं उसको देखेंगे और लास्ट में वीडियोज में जितने भी बजट से एमसीक्यूज जो होंगे वो भी सारे एमसीक्यूज को देखेंगे, ताकि आप लोगों का पूरा बजट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले और भी आर्थिक सर्वेक्षण और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बजट का, तो आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सॉरी। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल में पहला बजट है। ध्यान रखिएगा, यह बजट जो है वो अमृतकाल का पहला बजट है। मोदी सरकार का यह 11वां बजट है। अगर आप अंतरिम बजट को साथ कर लेते हैं तो मोदी सरकार का यह 11वां बजट है और उनके दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट है। यह पांचों बजट जो है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अमृतकाल का यह जो है वो पहला बजट है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों पर ध्यान जो है वो केंद्रित किया गया है। 3 चीज़ क्या क्या है? पहला है नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है कि विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा जो है वो है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। आगे कह रहा है कि अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतकारी हो सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। तीसरा है पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। चौथा है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार जो है वो सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष भर में भारत की आर्थिक विकास दर जो है वो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि कुल कितने करोड़ रुपए का बजट था, तो कुल 45.03 लाख करोड़ मतलब 45,03,097 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें कुल प्राप्तियां होने के अनुमान जो है वो 45,03,097 करोड़ है। जिसमें कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो कितने होंगे? 26,32,281 करोड़। और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं मतलब जो कैपिटल रिसिप्ट होगा वो 18,70,816 करोड़ होगा। कुल खर्च होने का अनुमान कितना है? वही जितना करोड़ का बजट है मतलब 45,03,097 करोड़। जिसमें कि जो राजस्व खर्च है मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 35,02,136 करोड़ होगा। और जो पूंजीगत खर्च है यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10,00,961 करोड़ रुपए होगा। तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो घाटा है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये चार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो राजकोषीय घाटा होगा 2023-24 का जो बजट अनुमान है, तो जो राजकोषीय घाटा होगा वो जीडीपी का 5.9% होगा। ये प्रतिशत वाला डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रतिशत वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा होगा जीडीपी का 5.9% और ये कितना होगा? 17,86,816 करोड़। जो राजस्व घाटा होगा मतलब जो रेवेन्यू डिफिसिएट होगा वो जीडीपी का 2.9%
और ये कुल कितना होगा 8,69,855 करोड़। जो प्रभावी राजस्व घाटा है मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिएट होगा वो जीडीपी का 1.7% होगा, 4,99,867 करोड़। और जो प्राथमिक घाटा होगा मतलब जो प्राइमरी डिफिसिएट होगा वो जीडीपी का 2.3% होगा, मतलब कुल 7,06,845 करोड़ होगा। तो ये डाटा जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा कितना, जीडीपी का 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3%। क्लियर है। चलिए आगे नोट में कह रहा है कि सरकार जो है वो वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है 2025-26 तक। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 2023-24 के लिए कितना है, जीडीपी का 5.9% है, लेकिन 2025-26 तक इसको 4.5% तक लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। राज्य को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% जो है वो विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। जीएसडीपी का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बीते वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है वो 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है, अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। अब आगे है कि रुपया कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है और सबसे ज़्यादा रुपया है कहाँ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है तो उधार और अन्य देयताओं से आता है, जो कि कितना है 34%। फिर माल और सेवा कर मतलब जीएसटी से कितना आता है 17%। निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स से आता है 15%। इनकम टैक्स से आता है 15%। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज होते हैं उससे आता है 7%, और जो सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटीज होता है उससे आता है 4%। तो ये वो डाटा है जहां से सरकार को पैसा आता है। अब है कि पैसा जाता कहाँ है, मतलब सरकार उसको खर्च कहाँ पर करती है। तो सबसे ज़्यादा सरकार खर्च करती है जो पैसा सरकार उधार लेती है उसके ब्याज देने पर। ब्याज देने पर सरकार जो है वो 20% खर्च करती है। करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा देती है वो 18% देता है, में उसमें खर्च चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% का खर्च होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% का खर्च होता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9% होता है और रक्षा पर 8% जो है वो खर्च होता है। तो ये सरकार के वो डाटा हैं जहां रुपया जाता है, सरकार के जो खर्च होते होंगे। आगे कह रहा है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि के भांति कार्य करती है। क्लियर है। कह रहा है कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं जो है वो विकास के लिए निर्धारित जो है वो किया गया है, जिसको कि हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति जो है वो क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर है। वो 7 कौन कौन है ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो 7 कौन है या उसमें से कौन नहीं है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो वो 7 कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा। ये 7 हैं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 वो प्राथमिकताएं क्षेत्र हैं। क्लियर है। चलिए अब एक एक प्राथमिकताओं को देखते हैं। तो सबसे पहला प्राथमिकता हम लोगों ने क्या देखा था, समावेशी विकास। समावेशी विकास में सबसे पहले बात करते हैं कृषि एवं सहकारिता की। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, सरकार ने ये कहा है बजट में। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड यानी कि कृषि वर्धक निधि स्थापित जो है वो किया जाएगा। फिर आगे सरकार का यह कहना है कि 2200 करोड़ रुपए के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य जो होगा वो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता जो है वो बढ़ाएगा। कितने करोड़ रुपए की लागत से, 2200 करोड़ रुपए के लागत से। आगे है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम जो है वो बजट भाषण में लिया है। किसके लिए श्री अन्न लिए हैं नाम, मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए।
भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। यह बजट में जो है वो कहा गया है। फिर आगे है कि 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की ऋण का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल वर्धन की। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज जो है वो स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा और 0 से 40 वर्ष के आयु के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो है वो करवाई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किया जाएगा। दूसरा जो हमारा प्राथमिकता था वो क्या था? टोटल 7 प्राथमिकता में दूसरा प्राथमिकता जो था वो था अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। कह रहा आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार जो है वो 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। अभी तक सरकार क्या चलाती थी? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब उसके सफलता को देखने के बाद सरकार जो है वो 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी जो है वो शुरू करेगा। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या करवाई जाएगी? उपलब्ध करवाई जाएगी। अगले 3 वर्षों में केंद्र जो है वो 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो किया जाएगा। कर्नाटक के सूखा प्रभावित मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितना वृद्धि कर दिया जाएगा? पीएम आवास योजना में 66% का वृद्धि कर दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत साझा पुरालेखन निधान भारत श्री, यह एक प्रकार का एक डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा जो है वो इस बजट में की गई है। तीसरा जो हमारा प्राथमिकता है वो है अवसंरचना और निवेश। कह रहा अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का जो है क्या है? आवंटन है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार जो है वो किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी यूआईडीएफ की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग जो है वो टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा जो है वो किया जाएगा। इसके लिए सरकार जो है वो प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो उपलब्ध कराएगी। चौथा प्राथमिकता था सक्षमता को सामने लाना। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति जो है वो लाई जाएगी।
न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 जो है वो शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पता के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कि डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, यह कहा गया है। आगे है कि व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया जाएगा और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं जो 5वां प्राथमिकता था हरित विकास, उससे संबंधित। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा जो है वो बजट भाषण में किया गया है। आगे है कि 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा और इस मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया जाएगा। आगे है कि लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। अब बात आगे कर रहा है पीएम प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्ष में सरकार जो है वो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल यानी कि मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। छठा प्राथमिकता जो था वो था युवा शक्ति। इसमें कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू किया जाएगा। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता को सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो शुरू किया जाएगा। पर्यटन की अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास के में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा जो है वो बजट भाषण में की गई है। फिर है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के
एक जिला एक उत्पाद जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। सातवां प्राथमिकता जो वित्तीय क्षेत्र है हमारा, उसमें सरकार ने कहा है कि वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी यानी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना जो है वो की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 30 लाख रुपए जो है वो कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट कह रहा मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव जो है वो किया गया है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्य आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं जो कि निम्न है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। उसके बाद 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण जो है वो किया गया है। PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ रुपए बैंक खाते खोले गए हैं। उसके बाद है कि PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर दिया गया है। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपया हो गई है। अब कुछ व्यक्तिगत आयकर से संबंधित दिए गए हैं तथ्य। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे आपका 7 लाख रुपए तक आय नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका 7 लाख रुपया से अधिक होगा वैसे ही 0 से 3 लाख रुपए तक के आप पर कर दर की है 0, 3 से 6 लाख रुपए पर है 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर है 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर है 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर है कितना 20%, और अगर 15 लाख रुपए से ऊपर है तो वहाँ पे 30% आपको आयकर जो है वो देना पड़ेगा। प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 रुपये तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर जो है वो 39% हो जाएगी। फिर है कि बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर सबसे ज़्यादा है 79,590 करोड़, जल जीवन मिशन पर है 70,000 करोड़, मनरेगा में है 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उस पर भी है 60,000 करोड़ रुपए। फिर है कि बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय कितना है। परिवहन पर है 5,17,034 करोड़, रक्षा पर है कितना 4,32,720 करोड़, ग्रामीण विकास पर है 2,38,204 करोड़, शिक्षा पर है 1,12,899 करोड़। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च है
तो सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय पर है 5.94 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर है 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय पर है 2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर है 2.06 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय पर है 1.96 लाख करोड़। ये थे बजट से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 से जितने भी संबंधित एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा और उससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज को अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2023 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो बजट कितने का था? 45.03 लाख करोड़ का, मतलब 45,03097 करोड़, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान है? तो राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान था? 35,02,136 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 26,32,281 करोड़ रुपया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जिसे क्या नाम दिया गया है? तो 7 जो अपनाई गई थी कौन कौन था? वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना, अवसंरचना और निवेश, समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। और इसको क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तऋषि। आगे है कि निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं किससे संबंधित हैं? समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति। लेकिन यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में जोड़ दिया युवा शक्ति भारत प्रगति, सिर्फ और सिर्फ युवा शक्ति था, तो यानी 7 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2047 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। और हम लोगों ने अभी इसमें पढ़ा था कि इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा और 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? ई न्यायालय परियोजना चरण 3, हाँ बिल्कुल इसका किया गया है। हम लोगों ने पढ़ा था कि न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 यह भी है। और अमृत धरोहर स्कीम यह भी था कि अगले 3 वर्षों में सरकार जो है वो अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है? तो किसका किया गया है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का, जिसका कि मुख्य उद्देश्य है रोग मुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करना और साथ ही साथ बागवानी फसलों के मूल्य में वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा देना, जिसके लिए सरकार जो है वो 2200 करोड़ रुपए आवंटित किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा जो है वो बजट भाषण 2023-24 में किया गया है? कह रहा पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 लाख करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, यह भी सही है। और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक।
नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो अब 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो इस निधि का प्रबंधन जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा और सरकार जो है वो प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए जो है कि धनराशि इसके लिए उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है कि इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे, टोटल 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 100 लैब्स। नेक्स्ट है कि सरकार अगले 3 साल में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। तो सरकार जो है वो 1 करोड़ किसान को प्रोत्साहित करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 करोड़ किसान को। नेक्स्ट है कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में किया है। तो कितने स्किल सेंटर, विभिन्न राज्यों में 30 स्किल सेंटर खोले जाएंगे जिसमें कि कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग ऐसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया है। तो किसको देगा, जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद में उसको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी, ये तो सही है। फिर है कि सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, यह भी गलत है क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो ब्याज अदायगी पर करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक यहाँ जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो सरकार जो है वो 500 ब्लॉक को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में शामिल करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो सरकार 3 जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। नेक्स्ट है कि बजट में चर्चा किया गया आईगोट कर्मयोगी क्या है। तो आईगोट कर्मयोगी क्या है, आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगोट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। नेक्स्ट है कि बीते वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है। तो रेलवे का पूंजीगत परिव्यय जो है वो 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोगों ने देखा था रक्षा का कितना था 5.94, गृह मंत्रालय का कितना था 1.96, सड़क परिवहन का कितना था 2.70 और रेलवे का था 2.4 लाख करोड़। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय जो है वो लिया गया है। 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना बिल्कुल लिया गया है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना यह भी लिया है और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना यह भी लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित जो है वो किया गया है। तो किया गया है 20 लाख करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 लाख करोड़। नेक्स्ट है कि बजट भाषण 2023-24 में
पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, यह किस वर्ग के स्वर्णिम विकास हेतु समर्पित है? तो यह संवेदनशील जनजातीय समूह के विकास के लिए समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि अगले 3 वर्ष में इस मिशन को लागू करने के लिए सरकार जो है वो 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमानित है? तो कितने प्रतिशत है? 3.5%। अच्छा, ये जीएसडीपी का पूछ रहा है, अगर जीडीपी का पूछेगा तो कितना है? 5.9%। नेक्स्ट है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो किस क्षेत्र के लिए किया जाएगा? कृषि क्षेत्र के लिए किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सृजन से संबंधित है? सृजन क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बजट है उसमें मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए सृजन का नाम लिया गया था। भारत सृजन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत सृजन का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, यह भी सही है। भारत सृजन का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये गलत है, क्योंकि भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, पहले नंबर पे नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो मिष्टी पहल जो है वो किससे संबंधित है? मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? मिष्टी का फुल फॉर्म है द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेशन एंड टेंजिबल इनकम्स, जो कि मैंग्रोव पौधरोपण के लिए तटीय पर्यावेश और ठोस आमदनी के लिए यह पहल जो है वो शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है? तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना पे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो राजस्व घाटा जो है वो कुल जीडीपी का 2.9% अनुमानित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, यहाँ पूछ रहा है कि राजस्व घाटा, हाँ 2.9, 5.9 क्या है? 5.9 है राजकोषीय घाटा, ठीक है। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 1.7, और प्राथमिक घाटा है 2.3। तो यह चारों डाटा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटे का लगाया गया 17,86,816 करोड़ रुपया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो प्राथमिक घाटा का कितना लगाया गया है? जीडीपी का 2.3% सही है, और 7,06,845 करोड़ रुपया, यह भी सही है। जीडीपी का 1.7%, ये गलत है। जीडीपी का 1.7% हम लोग पढ़े थे, क्या था? प्रभावी राजस्व घाटा था। तो ए और सी यहाँ दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो बजट में कहा गया है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज जो है वो स्थापना किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो कितना पूंजीगत खर्च का? 1,09,61 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 10,09,61 होगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह है 18,70,816 करोड़ रुपया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतकारी हो सकते हैं? संधारणीय विकास नहीं, समावेशी विकास नहीं, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ये होगा, पर्यटन होगा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान होगा, और हरित विकास भी होगा। तो ये चारों यानी तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो टोटल 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो 5 मिलियन मीट्रिक टन यानी 5 MMT का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो PM प्रणाम योजना का शुरुआत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो टोटल 500 स्थापित किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। तो उस योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या रखा गया है। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, बिल्कुल। MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजना को सुलभता सुगम करना, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितने 50 को विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है। देखो अपना देश पहल किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी किया गया, स्वदेश दर्शन योजना का भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्वर्ण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। तो उस योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। तो जल जीवन मिशन के लिए कितना था, 70,000 करोड़ रुपए था। अच्छा, अगर आपसे पूछ दें मनरेगा के लिए, तो मनरेगा के लिए था 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि के लिए भी था 60,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। अभी हम लोगों ने देखा 60,000 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करना है। तो स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत खर्च करेगा, 2.5%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5%। नेक्स्ट है कि सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था सर्वाधिक करता है ब्याज अदायगी पर 20%, ठीक है। उसके बाद करता है कर एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्सा पर 18% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करता है 17%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो इसको 25% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर जो है वो घटकर 39% हो जाएगी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।